Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. It was the last, 55th was the last question that we tried finding out the answer. Yes, sir. इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है विच इज 56th. ओके, फोकस्ड हो अच्छे से. ओके, सो वी आर टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 56. राइट? चलो भाई, पे अटेंशन. Now,
हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन सम ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और फिर उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इन चीज़ों को कि वेन एवर वी आर स्टडिंग ना फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम्स, तो दिस इज व्हाट दे आर गिविंग द इन द पेपर। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो पेपर में देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी स्टडी, दिस इज द एरिया दैट वी स्टडी। ठीक है, अब हमको क्या है ना, एज ए ह्यूमन बींग्स हमको क्या होता है कि जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी ना, द थिंग्स दैट वी हैव नॉट रेड एंड जो पेपर में आ चुकी हैं, दीज थिंग्स व्हाट दे डू इज दे स्ट्रेस अस। ओहो, दैट आई डोंट नो अबाउट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, और ऐसे मैंने को नहीं पता। ठीक है, ऐसा करता है मन में। ठीक है, फोकस कहाँ पर होना चाहिए भाई, फोकस होना चाहिए यहाँ पर, जो चीज़ें पता है, द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हु विल टेक द पिक, सुमैया गो फॉर इट, 56। ओके सर। बाकी भी भाई पढ़ो। सर अपना जो एरिया है इधर कर लो, ओ, क्वेश्चन ढक रहे मैं edit नहीं हुआ हूँ, मैं इतना एरिया क्यों ले रहा हूँ, 2 गज जमीन ही काफी है। चलो, कल मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया दैट आई वॉन्ट ड्रिंक कॉफी, फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इन द मॉर्निंग इज आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। सर इसमें तो कोई न्यूट्रॉन स्टार है ही नहीं। इसमें न्यूट्रॉन स्टार है नहीं, बदेगा रे दादा नदीम भाई। इस चीज को देखो, पहले तो आज मुझे केबल चेंज करनी, ठीक है। आई होप somebody गिफ्ट्स इट टू मी टुडे। ओह कम। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब नॉर्मल एनसीईआरटीज एनसीईआरटीज वगैरह रीड करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज सामने आती है वो बताओ फिर। अच्छा, कितने इसके आंसर पल्सर बताओ, सर। ये सारी आती नेबुला हैं? मीन्स जायंट। नो सर, नहीं सर। पल्सर। सर पल्सर। भी होती सर है। नेबुला मीन्स होता है सर जायंट नेबुला आता है। क्लाउड्स। जेन क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड तो सर गैस इन स्पेस। सर ठीक है, ओनली वन तो हटा देंगे कि देखो, अगर एक ऑप्शन इंटरचेंज किया हुआ है तो इसका मतलब दूसरे का भी इंटरचेंज होगा। तो देखो सर ओनली वन तो चला ये जाएगा। ये नेबुला है। हाँ, नेबुला के बारे में हम पढ़ते हैं, नेबुला इज अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिससे यस सर। फॉर्म हुआ था बिग बैंग थ्योरी, और ये सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। तो देख, ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, दिस इज समथिंग वी नो। अब क्या है ना स्टूडेंट, सबसे ये पहले नंबर पे यार तुम समझो उसको, उसने अरेंज कैसे कर गया, अरेंजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तुम इस बात को समझते हो, अरेंजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि अगर ये पहले नंबर पे दे, वो नेबुला भी तो पहले नंबर पे दे सकता था ना, बट उसको पहले ना तुम्हें वो करना था, थोड़ा सा ऐसे ना फियरफुल बनाना था क्वेश्चन को लेकर, कि तुम डर जाओ पहले से ही। ठीक है, नहीं रीड करते भाई सेफिट्स, में तुम्हें बताने लग रहा, पीपल डोंट रीड व्हाट आर सेफिट्स। ठीक है, तो सपोज हमने नेबुला पढ़ रखा है एंड वी नो कि नेबुला आर जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो अगर ये इसका हो जाएगा तो ये इसका नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट दोनों के दोनों गलत हो गए। हाँ, ठीक यस है। सर। तो Yes. हमारे सामने से व्हाट वी हैव इज कि करेक्टली मैच्ड करने थे, वी हैव सर्कल इट। ध्यान से देख लो, हमने इसको सर्कल कर लिया, ओनली 2 को रिमूव कर दिया, ऑल 3 को रिमूव कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर वो बताओ। और सर क्या बच गया इसके अलावा? सर नन भी तो कट करेक्ट है ना। जाएगा। हाँ, 1 भी कट जाएगा कैसे? सर डी 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 नन नन नन। नन आ जाएगा, कैसे आएगा नन? सर वो कट जाएगा, आएगा नहीं।
अरे क्यों कट यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कट क्यों जाएगा, ये बताओ मुझे। सर क्योंकि नेबुला ऑलरेडी है ना सर, गैस को तो ठीक देकर है ना। हाँ ठीक है। तो इस अभी ये समझ गए कि ये हमारे कट डाउन हो चुके हैं दोनों के दोनों, ठीक है। हम्म, और ये हमारी सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन से हुए हैं इस क्वेश्चन से। व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि व्हेन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू ना, तो प्लीज़ उस समय जो मैं अभी तुमको बोला है उस चीज़ को याद रखोगे कि यार हमको ना इस पॉइंट पे वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी स्ट्रेस, ठीक है। वी हैव टू ओनली गो फॉर समथिंग दैट वी नो। हमको सिर्फ उस चीज़ के साथ जाना है जिसके बारे में हम कंप्लीटली जानते हैं। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब हम यहाँ पर किस पे खड़े हैं? वी आर स्टैंडिंग एट 50% ऑफ आर आंसर। वी आर स्टैंडिंग एट हम्म, 50% ऑफ आर आंसर। अब इसके अंदर ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारे उस 50% के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर सर है यहाँ तक? हम्म। सर पल्सर का ना सेकंड वाली ऑप्शन है ना, वो लगता है स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली। कि वो जस्ट अ गेस। पल्स, हाँ। ये इसको ये लगता है ना? यस। ओके। ये क्यों नहीं हो सकता इसका? सर यहाँ पर मैसिव स्टार्स की बात की गई है एंड फ्यूल एंड कोलैप्स, वो तो फिर बहुत ही बड़े लेवल पर होता है ना। हाँ, पल्सस बहुत बड़े लेवल के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ठीक है। व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड बेसिकली वो कोलैप्स हो जाते हैं। एंड फिर वो हल्की, कभी कभी वो डिम लाइट देते, कभी नहीं देते, तो दे मूव इट अ लिटिल बिट अप एंड डाउन, ठीक है। तो चलो फिर भी आंसर पे अभी नहीं आते। इन सभी चीज़ों के बारे में दोबारा पढ़ लेंगे जब तुम्हें याद आ जाएगा कि ठीक है हम इसको करेक्टली भी मैच कर सकते थे। मैं तुमको ये इसलिए बोलने से थोड़ा सा पीछे हट रहा था कि तुम प्लीज अभी के लिए जो हम एग्जैक्टली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इस नेक्स्ट 1 आवर का, हम सिर्फ उस पर स्टिक होते हैं यार। अगर हम बीच में ना मिक्सअप करेंगे ना ऐसी चीज़ों को, तो चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत अच्छे से अचीव करो। और वो अचीव क्या होना चाहिए कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव ना या तो 50% तक पहुंचने का है या एक्यूरेट तक। अब मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम जैसे ये कह रहे हो कि जैसे पल्स होते, तुमने तो पीरियोडिकली पल्स और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्या पता ये उसके साथ साथ ये भी दोनों मिलके इसकी डेफिनेशन बनती हो, बाद में जाके, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा वहां पर पहुंचने की, अगर तुम बिल्कुल अगर ये कह सकते हो कि देखो ये मैंने पढ़ा है एंड दिस इज व्हाट इट इज, तो फिर तुम ये बोल सकते हो कि हाँ, कि दैट इसका तो नन आएगा इसका आंसर। बट क्या तुम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो? मुझे ये बताओ। बट यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि थर्ड भी गलत है? नो। ठीक है। नो सर। अब ये जो फीलिंग है ना, तुम समझो, व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, आवर माइंड इज मेड अप ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? ऐसा ही बना हुआ है ना हमारा माइंड। तो जब तुम इस टाइप के ऑप्शन में थोड़ा बहुत ये बोल देते हो ना कि नहीं नहीं इसका तो फिर ये भी हो जाएगा, नाउ दीज थिंग्स सेटल इनसाइड योर माइंड। एंड जब एक्चुअल पेपर में बैठते हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गेम खेल रहा होता है सारे के सारे, तो यही वो इमोशंस हैं जो तुमको ओवर पावर करते हैं। ओके, क्लियर भाई? हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 57th। लेट अस स्टडी अबाउट 57। यस, 57th। से समथिंग अबाउट इट। देखो, 57th में दे आर आस्किंग अबाउट ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब इनमें से सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है, ओनली वन कंट्री इज देयर विच इज हैविंग इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इन कंट्रीज को देखो। नाउ व्हाट डू यू सी फ्रॉम दीज कंट्रीज? किसी भी ऑप्शन के जो फीचर्स होते हैं ना भाई, जो ऑप्शन के फीचर्स होते हैं, कई बार वो फीचर्स ही हमें हमारे आंसर तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो फीचर्स
इस क्वेश्चन से रिलेट करते हो या ना करते हो? अब मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इन कंट्रीज के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये कंट्रीज कौन सी हैं? डू हैव एनी आइडिया ऑफ दीज कंट्रीज? देखो, नंबर वन थिंग तो ये है कि वैसे तो नॉर्मली सबको पता होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं ना, गूगल मैप्स जीपीएस हम यूज करते हैं, द जीपीएस बिलोंग्स टू विच कंट्री? वैसे यूएस। यूएसए, इट यूएस। बिलोंग्स टू यूएसए। ठीक है। अब हमारे सामने चार कंट्रीज है। अब एक नॉर्मल इंसान देखेगा, ओहो मेरे को तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तो मैं पढ़ के ही नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? भाई मैं कहता हूं कि खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाना, इट इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। यस और नो? है, यस। इट यस इज अ सर। वेरी बिग टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। नाउ ये इतनी बड़ी टेक अचीवमेंट अगर मैं तुमसे वैसे पूछूं कि अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द कंट्रीज कुड बी सीन एज अ कंट्री जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है? जय रास्ते सुबह सुबह चिल्ला रहे हो। हाँ, खुद का। इजराइल। सर, जापान। तुम ओन का इजराइल मतलब सर। समझो। अरे अरे बाबा सुनो, मेरी मेरी बात सुनो पहले। ओन का मतलब है इंडिपेंडेंट होना। ठीक है। नाउ ये कंट्री को जब तुम देखोगे और ये कंट्री को जब तुम देखोगे तो तुमको ये पता लगेगा यार, अगर यूएसए नहीं तो ये कंट्रीज भी नहीं, अगर यूएसए है तो ये कंट्रीज है। बिना यूरोपियन, नेटो, यूएसए के कंट्रीज कहीं भी कदम नहीं रखती, है ना? तो हाईली डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, हाईली डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। फिर बचता है हमारे सामने इसराइल और जापान। ना इसराइल की जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं और जापान की जो पर्टिकुलर कंडीशन, अब मैं इनमें पूछूं कि कौन ज़्यादा टेक्निकली इस स्पेस में या बाकी चीज़ों में कौन ज़्यादा एडवांस हो सकता है, देख दिमाग में इसराइल भी आएगा। आई एम नॉट जस्ट पुशिंग यू टुवर्ड्स द आंसर, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि दिमाग में इसराइल भी आएगा और जापान भी आएगा। अब इन दोनों को पहले रिमूव करके यू हैव टू रीच द 50% ऑफ योर चॉइस। ठीक है। एंड देन यू हैव टू थिंक कि यार इसराइल और जापान में से क्या हो सकता है। अब तुम मेरे को खुद थोड़ा सा आइडिया दो, क्योंकि मैं दे दूंगा तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो तो जाएगा। जापान और यूएसए की बनती नहीं है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जापान खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए मतलब ये टेक्नोलॉजी बनाएगा। परफेक्ट। सर जीडीपी भी चेक कर सकते हैं। जीडीपी सर भी चेक दैट कर मीन्स सकते हैं। वैसे भी ओवरऑल बहुत ही देख अभी टेक्नोलॉजिकली अभी देख एडवांस तुम, अभी तुमने देख रीजन देने शुरू करे ना। जापान है। हमेशा इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। ठीक है। जापान और यूएसए की ढंग से बनती नहीं है तो वो खुद का नेविगेशन सिस्टम चाहेगा। ठीक है। दूसरी चीज होगी। अच्छा, तीसरी चीज, ज्यादातर डिफेंस रिलेटेड सुना होगा, ज्यादातर डिफेंस रिलेटेड सुना होगा कि डिफेंस में अगर कोई अचीवमेंट की बात होती और ये दो हमारे सामने ऑप्शन होते हैं। पता है ना, जापान अपनी खुद की ऐसे कोई स्टैंडिंग वार में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है उन चीजों को मेंटेन नहीं करता। यस, हम्म। इज तो अंडर यस अगर सर। डिफेंस की अगर बात आ जाती तो हम इसराइल को चूज करते हैं, या हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको चूज कर लेंगे। ठीक है। तो रशिया, यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज विच आर हैविंग देयर ओन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। ये हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम साइंस एंड टेक वाले पार्ट में आएंगे, दैट दीज कंट्रीज आर हैविंग देयर ओन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। आगे चलते हैं, बट गुड ऑन दिस वन। ठीक है। 57th के बाद हम आते हैं 58th पे। नाउ 58th इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप। ठीक है। सबसे पहला स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या था भाई? हाँ यश, स्टेप नंबर वन क्या था? अरे बोलो, स्टेप नंबर वन क्या था? करो भाई, करेक्ट। बोलना नहीं तुमको, तुमको एक एक स्टेप आगे रहना सभी को। ठीक है। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड। ठीक है, एट सबसोनिक स्पीड्स। जेट प्रोपेल्ड है, सबसोनिक स्पीड्स हैं, थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, जब तक वो चलेंगे, जब तक वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर देते, वो जेट प्रोपेल्ड रहेंगे, सबसोनिक स्पीड पे रहेंगे। वाइल, अब दूसरी चीज, क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट। सर अग्नि स्ट्रॉन्ग फाइव। स्टेटमेंट
हाँ, अग्नि 5 Only is word a of medium range supersonic cruise missile. It is a supersonic cruise missile it is talking about, while BrahMos is solid fueled intercontinental ballistic missile. यहां पर वो दो चीजों की बात कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की और क्रूज मिसाइल्स की। यहां पर उसने बोला अग्नि एक है और ब्रह्मोस एक है, दो चीजों की उसने बारे में बात करी। ठीक है, अब क्या करोगे, कुछ कुछ भी मैच हो रहा है, कुछ भी इफ यू कैन फाइंड आउट विदाउट द यूज ऑफ नॉलेज, विदाउट द यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज से पता हो तो 1 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा फिर इस हिसाब से। तो ये बताओ, तो सेकंड में उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। सेकंड में एग्जांपल दी गई, मैच करो कुछ कुछ ना कुछ चीज को। सर दोनों स्टेटमेंट्स में ना दो चीजों की बात की हुई है, तो मे हाँ भी वो इंटरचेंज कर सकता है दोनों में से एक को। ठीक है, ये एक वन ऑफ द थिंग्स है जो तुम भी याद रखोगे कि जब हमें कोई भी दो टर्म्स या दो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं ना, लिख रहे हो ना इनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा, दो टर्म या कॉन्सेप्ट्स हमें दे रखे हों, मोस्ट पार्ट इज कि वो एग्जामिनर उनको इंटरचेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके पास यहाँ पर ये सबसे एक इम्पोर्टेंट उसका ये वेपन मान लो कि वो क्या करेगा, चीज़ों को इंटरचेंज करने की कोशिश करता है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये दिमाग में रहेगा ना, तो ऐसा रहेगा, नहीं तो हम बार बार इन्हीं को रीड करते रहेंगे। दिमाग में अगर रहेगा तो ये होगा कि यार इसका ये वाला हो सकता है और इसका ये वाला हो सकता है, एंड सेम गोज फॉर दिस, इसका ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है एंड ये ब्रह्मोस का ये वाला हो सकता है। सर ऑप्शन नंबर 2 में वो जो अग्नि 5 और ब्रह्मोस की बात कर रहा है वो इंटरचेंज हो सकती है ना, बिकॉज क्रूज मिसाइल का नाम अग्नि क्यों रखेंगे, मतलब क्रूज मतलब पानी, अच्छा मतलब वैसे थोड़ा नहीं डीप नहीं, वाला। नहीं नहीं वो उस वाली कैटेगरी, चलो फिर ऐसे तो जाओ, फिर गलत हो जाएगा फिर तो। क्रू अच्छा क्रूज वर्ड आपने, अब देखो ये चीज काम कर जाएगी, सुन रहे हो मेरी, ये चीज काम हम्म। कर जाएगी, बट ये काम जब करेगी जब आप चीजों को एग्जैक्टली फाइंड आउट करोगे। क्रूज करना मतलब सरफेस सरफेस के पास तेजी से जाना होता है। वो अब शिप जाती है तो इसलिए हमको उसको क्रूज शिप बोल देते हैं, जो पानी पानी पे ऐसे वो जाने लग रही है, क्रूज शिप्स। ठीक है, बट क्रूज इज समथिंग कि हम पैरेलल टू द ग्राउंड किसी चीज को मूव करने लग रहे हैं तो फास्टर स्पीड। ठीक है, तो उस चीज पे वो मत जाओ, क्रूज वाले फिर वर्ड का मीनिंग गलत हो जाएगा। जब ऐसे मीनिंग गलत होगा किसी चीज का तो हमारा फिर स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और कुछ इफ यू कैन फाइंड आउट, एक तो ये बस ये बात याद रखना यहाँ पे कि जब वो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऐसे देता है और उसने दो ऐसे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो देर आर चांसेस कि उसने क्या कर रखे होंगे, उन चीज़ों को इंटरचेंज कर रखा होगा। ठीक है, और देख लो अगर इफ इसमें इफ यू कैन फाइंड आउट। सर फर्स्ट में ये है ना कि ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। इस ओनली वाले की वजह से, सर यस, बिकॉज अब देखो मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, दिस कुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलिस्टिक एंड दिस कुड बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, स्टेटमेंट में मल्टीपल फैक्ट्स है तो तुमको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे टॉपिक बट नॉर्मल, ब्रह्मोस टॉपिक तो नॉर्मल है। हाँ यस, सर बट ब्रह्मोस तो बैलिस्टिक मिसाइल ही है ना, तो इंटरचेंज मतलब कैसे, ये समझ नहीं आया। ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ शायद। क्रूज है ऐसे। नॉलेज वाले पार्ट को मत देख अंजलि, इस वाले सिर्फ पार्ट को देख कि और कोई तरीका निकल सकता है नहीं इसको फाइंड आउट करने का। नॉलेज वाला पार्ट तो ये बोलता है कि दो टाइप के मिसाइल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे जाएंगी, ठीक है, थोड़ी देर तक तो रॉकेट उसको ऊपर लेकर जाएगा, बाद में ग्रेविटी गाइडेड होके वो दूसरे एरिया पर अटैक करेंगी। इनकी जो रेंज होती है ना, वो रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ हैविंग अ हायर रेंज।
ठीक है, इनको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं जो ऐसे जाती हैं, ठीक है। देन देर आर अदर मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, अभी हमने रिसेंटली कंट्रीज के साथ डील भी करी इसको सेल करने के लिए। तो ब्रह्मोस इंडिया और रशिया से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये क्रूज करती हैं, मतलब ये ग्राउंड के लेवल पर ही ट्रेवल करेंगी। और जब ग्राउंड के लेवल पर कोई चीज़ ऐसे ट्रेवल कर रही है तो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ओके सर, जो क्रूज मिसाइल आर दोज ना कि मतलब एक बार टारगेट सेट करके फिर उसके हम्म, बाद वो खुद ही मतलब फाइंड कर लेती है उसको, ऐसा कुछ है देखो शायद। देखो ये वाली जो चीज़ है ये तो हम किसी भी मिसाइल में डाल सकते हैं। हम्म। दिस इज नोन एज द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, हाँ, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है। ये होता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल तो हम किसी भी मिसाइल में डाल सकते हैं, हम इसमें डाल देंगे, हम इसमें ये चीज़ डाल देंगे, ये अपना ढूंढ के अपना खुद उस काम को कर लेगी, ठीक है। बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट। बट अगर वैसे तुम अगर फाइंड आउट कर सकते हो अदर देन द यूज ऑफ नॉलेज तो वो बताओ, नहीं तो विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैं चल तुम्हारे अकॉर्डिंग रहा हूँ, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ चीज़ों के। तुम्हारी डेवलपमेंट चाहिए इसमें, ये याद सर रख लोगे ना। एग्जाम्पल्स को इंटरचेंज नहीं कर दिया, एग्जाम्पल्स को डेफिनेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल्स भी इंटरचेंज कर रखे हैं और टर्म्स भी इंटरचेंज कर रखे हैं, हाँ। ठीक है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन से बस थोड़ी सी देखो, एक तो ये क्वेश्चन याद रखो ये नॉर्मल कैटेगरी का है, ये हम बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। अगर जहां पर लोग 10 चीजें पढ़ रहे हैं वहां पर हम 15 चीजें पढ़ेंगे, तुम इसकी श्योरिटी मान के चलना। तो विल बी नोइंग मोर नंबर ऑफ थिंग्स देन अदर, अगर तुमने रिवाइज करा तो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने करवा दिया। दूसरी चीज, जब भी ऐसे दो टर्म कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो तुम्हारे हमेशा दिमाग में एक चीज आएगी, दैट दे कैन बी इंटरचेंज्ड, दे कैन बी इंटरचेंज। उसको फेस वैल्यू पे मत लेना जो भी वो दे रखी है चीज। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से ये वाली बात? हम्म। ये याद भी रखनी है सारी की सारी चीजें भाई, तुम ऐसे कभी वहां जाके मरवा दो फिर कि वो बुरा सा चेहरा लेकर आओ कि ऐसा होगा पेपर, एक ही चांस मिलेगा। चलो, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल करेक्ट हाँ, को। एक चीज सीख ली, ओके। आगे बताओ। इसको नीरज डिकोड करेगा। सर ऑप्शन नंबर 3 में वो डायरेक्टली क्लियरली ऐसी बता रहा है कि कोई एक्सपोजर का लेवल नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो होगा ना मर्क्यूरी सेफ लेवल तो। ओके, तो आपका ध्यान इस वाली पर्टिकुलर चीज पे जा रहा है ना? इस पे जा रहा है ना, यस थर्ड सर। वाली स्टेटमेंट? ठीक है, बताओ बताओ। सर कुछ तो ऐसे पर्टिकुलर पीपीएम का लेवल है मर्क्यूरी का जो सेफ माना जाता है। आई कुडंट रिमेम्बर बट देयर इज समथिंग लेवल, मतलब डिफाइन है वो चीज, नंबर डिफाइन है। ठीक है, सो गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मुझे तो इस क्वेश्चन से ये सिखाना है ना कि इसमें तुम कर क्या सकते हो, है ना। मेरे को तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का टाइप बताना है। टाइप समझते हैं। टाइप ये समझो, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट दे रखी है ना, उस स्टेटमेंट को पहले तो नेगेट करना शुरू कर दो। नेगेट या अपोजिट करना शुरू कर दो भाई। तुम ये लिख लेना, नहीं आएगा तुम्हारे ध्यान में, तुमको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखी है ना ये चीज़ अप्लाई करके। नेगेट यानी अपोज, और तुमने अगर ये अप्लाई कर ली ना, ठीक है, अगर तुम्हारा प्रीलिम्स में स्कोर अगर 50 आ रखा होगा ना, मैं तुम्हें उसका 80 पहुंचता हुआ दिखाऊंगा। इस चीज़ को बिना नॉलेज को इंक्रीज करे, बिना नॉलेज को इंक्रीज करे। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो जो गलत होते हैं वो गलत होने कम हो जाएंगे, एक तरफ से जो नहीं कर रहे थे हम वो सही होने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से काम करती हैं चीज़ें। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। नेगेट करने का मतलब होता है इस स्टेटमेंट को अपोजिट कर दो। अगर अपोजिट करने के बाद अगर ये स्टेटमेंट हाईली एक्सट्रीम चली जाती है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हम
कर सकते हैं उसको। अब गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, अगर यहां पर ये लिखा होता कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी से किसी भी प्रकार का मर्करी पोल्यूशन नहीं होता, तो ये बात जम रही है कुछ? एक एक पॉइंट, माइन्यूट 0.0000001% की भी होप है कि जहां पर माइनिंग वर्ड ये आ गया, हमको क्या पता है, तो पॉसिबिलिटी है ना उस चीज की। ठीक है, तो अपोजिट करके देखा करो स्टेटमेंट को कि वो जम पा रही है नहीं जमेगी। तो गोल्ड माइनिंग इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो हम इसके साथ ठीक जा सकते हैं फिर कि हाँ यार जीरो, मैं कह रहा हूं कितनी भी जीरो लगा लो, वो पॉइंट परसेंटेज उतनी तो होती होगी। हम्म, पॉसिबिलिटी है, तो स्टेटमेंट भी ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कोज मर्करी पॉल्यूशन, आगे यस, अगेन इट कुड बी, हाँ यार हमको क्या पता क्या उसमें से क्या निकल रहा है। देर इज नो सेफ लेवल, नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, कुछ तो पता होगा। आर वी डीलिंग विद, हेलो, आर वी डीलिंग विद थर्मोमीटर? अरे भाई उस चीज को हम ऐसे उससे फीवर मेजर कर लेते यस हैं, सर। हैंडल कर रहे हैं ना हम उसको। तो अगर हैंडल कर रहे हैं तो हम पोल्यूशन में के बीच में थोड़ी ना बैठे होंगे, मतलब कुछ लेवल का तो मरकरी होगा जिसको हम हैंडल कर सकते होंगे, कोई लेवल होगा ऐसा। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट फिर इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो 59th का हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? समझ गए तुम चीज को, समझे? मेरे को ये सिखाना था। 0.0000001% की भी अगर पॉसिबिलिटी है तब भी हम स्टेटमेंट को सही या गलत कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। 60th पे आते हैं। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, द क्वेश्चन इज अबाउट green hydrogen, and this is what we are going to do first. We have to, how many of the above statements are correct? Yes. सर इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं इनमें। ठीक है, पढ़ो। यूपीएससी के क्वेश्चंस में लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लिख लिया ये अंजलि, लिख लिया इस चीज को? यस सर। हम्म, तो लिखो। स्टेटमेंट नंबर 1 किसी मतलब उसको डायरेक्टली कंबर्शन के लिए नहीं यूज किया जा सकता ना, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके वो उस काबिल बनेगा। अब देखो सुमैया, आपका ध्यान इस चीज पे है, डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। सर ठीक है, तीनों में कैन 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 दिया हुआ है। banded with this, used in the hydrogen fuel cell to run vehicle। यहाँ पर क्या लिख रखा है? ये स्कैन वाला कौन था? प्रशांत? यस सर। हाँ, can be used, can be used, can be used, can be blended, it can be, it can be, it can be, hope, probability कि ये काम हो सकता है, it can be, is it being directly used, it is being blended, it is used in the hydrogen fuel cell to run vehicle। आज की डेट में हमें क्या पता, पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा। बट हमसे अगर कोई पूछे, मैं तुमसे पूछूं आर यू द टॉपर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, तो अभी कैसे पता होगा? बट कैन यू बी द टॉपर ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम, तो स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी ना यस फिर, है? तो फिर तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलोगे और लैंग्वेज पे ध्यान दोगे। अगर यूपीएससी के अंदर ये जितने भी वर्ड्स लिखे होते ना, जिनको नॉन, वैसे लैंग्वेज के पेपर के अकॉर्डिंग, जीएस पेपर के अकॉर्डिंग, तो ये नॉन क्रिटिकल वर्ड है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, बट तुम्हें क्या करना है, इस चीज को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन, तुम्हारे लिए ये क्रिटिकल वर्ड्स हैं, दीज आर द क्रिटिकल वर्ड्स। देखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई बात आती है, किसी भी लॉ या एक्ट के रिगार्डिंग बात आती है ना, व्हाट इज यूपीएससी ट्राइंग टू टेल अस? वर्ड पे चलोगे सारी जिंदगी, जो लिख रखा है ना वही सत्य है, उसको जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ बेटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बात
थोड़ा सा भी ऐसे करके लिख रखे हैं ना कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो सब उसको वैसे ही मानते हैं। लॉयर्स खड़े हो जाएंगे, देखो यहाँ तो भाई इट मे भी लिख रखा है। एक माइन्यूट सा एडिशन ऑफ द वर्ड कैन चेंज द कंप्लीट इंटेंशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा समय इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूं कि आप यूपीएससी के में लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, बट हमारी प्रिपरेशन होती है स्टैटिक के बेस पर, और पेपर आता है लैंग्वेज के बेस पर, इसलिए हम गलती करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से, अब जब हमारे नोट्स लिखे होंगे, क्या हम वहां पे ऐसी लाइन लिख सकते हैं इट कैन बी यूज्ड? वहां तो नहीं लिखेंगे, हम जो प्रेजेंट है जो चीजें हम सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। गॉट इट? आगे आ जाओ। 61, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन? नहीं पता। हम्म। सर चेक रिपब्लिक तो नहीं है सर। ओके, अब ये जो इस टाइप की हैं, अब ये है तो बेसिकली स्टैटिक बेस पे। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर ऐसा कौन सा क्या वर्ड लिख रखा है जिसको तुम विदाउट नॉलेज तुम इधर उधर एलिमिनेट कर सकते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, लैंग्वेज नहीं है ना इसके अंदर, लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है। तो लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है, फिर वो शर्लॉक होम्स वाली बात, तो हम इसको डिकोड भी नहीं कर सकते। वेल, यू नो इट, यू डोंट नो इट, सिंपल, राइट? आपकी नज़रें उन क्वेश्चन को पहचानेंगी जो करने हैं या जो नहीं करने हैं। योर आईज विल हैव टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चंस। ठीक है, और हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुम्हें एक पेपर दूंगा जिसमें मान लो 50 क्वेश्चन है, तुम्हारा टास्क उस पेपर को सोल्व करना नहीं है, तुम्हारा टास्क उस पेपर में सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चन तुमने जो सर्कल करे हैं एक्यूरेट। मैं तुम्हें ये टास्क दूंगा कि सिर्फ एक्यूरेट क्वेश्चन को टिक करो। तो मतलब अगर तुमने 50 में से अगर 15 टिक करे ना, तो 15 ठीक भी होने चाहिए, एक गलत हो सकता है उसमें से, वो भी ऐसे कि पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहीं और था। ठीक है, तो वो चीज की प्रैक्टिस करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको भी 15 ही आते हैं, बट उनका माइंड कहता है नहीं नहीं मैं तो 25 कर सकता हूं। अब जैसे ही वो 25 करता है, ये जो एक्स्ट्रा जो 3 क्वेश्चन और लेकर जाएगा, अब ये ले 12 ठीक रह गए। ये चीज है जो क्रिएट करती हैं डिफरेंसेस। हमें इन चीजों से बचना है। पेपर सिर्फ करने करने से नहीं होगा सही, गलत को भी ना करने से भी पेपर क्लियर होता है। हम्म, 62, with reference to the earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? ठीक है, अब तुम एक चीज हमेशा नोटिस करना, आई ऑलवेज गो बाय फर्स्ट आई रीड दिस, देन आई रीड दिस, देन आई विल कम टू द स्टेटमेंट्स। तो और अगर वो एक साथ दे रखी है तो आई रीड दिस एंड देन आई सर्कल इट। तो अपनी थोड़ी सी हैबिट्स को भी थोड़ा सा जो है अच्छे से कर लो। यस, और जैन, इसका परफेक्ट आंसर बताओ एक बार। अभिषेक टेक अ ट्राई। फ्रेंड सर भाई कैमरा डी तो वैमरा नहीं ऑन कर सर होगा। यार, ऑप्शन क्या हो डी। रखा है? अभी तुम दोनों ने एक साथ बोला, एक ने बोला डी तो नहीं होगा एंड वन ऑफ यू सेड डी होगा। नहीं 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 सर, ए ए। कि- ऐसे मत बदलो यार। नहीं सर, ए ए। ये तो पढ़ा ही नहीं सर। अरे मेरे भाई, पढ़ने पे नहीं जाना अपने को, अपने सर को जाना है ऑप्शन कौन डी। सी
सिक्स सेंस ओपन कर ले नीरज। ऑप्शन डी, बार बार डी कह रहे, डी मतलब क्या है? डी आंसर लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब किस चीज के बारे में सर बात कर रहे हो? आंसर ही लग रहा है। आंसर लग रहा है, अच्छा। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोलर रेडिएशन। अच्छा, ये विजिबल पार्ट है जी। ज्योग्राफी में एटलीस्ट वो इंफ्रारेड का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था है। यस सर। उसमें एक विबज्योर नाम की चीज थी जिसको नाम दिया गया था विजिबल पार्ट। और विबज्योर में जो आर था उसके साइड में इंफ्रारेड था, है ना? यस सर। तो अगर ये पर सर विजिबल अलग से होता, मेंशन है। अगर ये विजिबल होता तो मैं इसको इसमें ले लेता ना। तुम नॉलेज पे क्यों गड़बड़ा रहे हो? देवी और सज्जनों, मुझे लगता है आप लोगों का ध्यान नहीं है। ध्यान सर दो। क्योंकि सर फर्स्ट, सर जो ए ऑप्शन है सर हम्म। उसमें लिखा हुआ है इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स रिसीव्ड एट द पोल्स। हम्म। तो सर पोल्स पे बहुत कम लाइट जाती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंसुलेशन जो रहती है वो इक्वेटर पे ही रहती है सर। तो बिल्कुल। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर, at the equator is roughly 10 times of that received at the poles। ठीक है। तो चलो एक सेकंड के लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे डाउट करता हूँ कि वो 10 टाइम्स होगी भी या नहीं होगी। हाँ सर वही ठीक लग है। रहा था बस 10 ठीक है। टाइम्स। सर बी एक भी नहीं हो। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। ये क्या है? इंफ्रारेड वेव्स है, largely absorbed by water vapor। Sir, but infrared waves are absorbed by gases, na, like CO2 and other gases in the नहीं, lower फिर atmosphere. नॉलेज वाला पार्ट गलत हो गया। दिस इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दिस इज Yes. द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन। ठीक है, दीज आर दी वेव्स विच आर कमिंग। जब ये अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती हैं, उसके बाद यहाँ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलती हैं विच आर दी लॉन्ग फॉर्म वेव्स। CO2 जैसी गैसेस इसको एब्जॉर्ब करती हैं, ना कि इसको। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? दे विल एब्जॉर्ब दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सर ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट वही है, बिल्कुल। ये गैसेस यहाँ पर एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर तुमने बाय थोड़ा बहुत भी, अगर जैसे जो बेसिक हम, तुम वो ज्योग्राफी का कर लोगे ना यार, पहली बात तो उससे सोल्व हो जाएगा। अब दूसरी मेरी बात सुनो, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 10 टाइम्स उसके रिसीव हो सकती है। ठीक है। जबकि हमको ये बात पता है कि इक्वेटर हो चाहे पोल्स हो चाहे ट्रॉपिक्स हो, ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। तुम इक्वेटर पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाउड्स लगा दो, ठीक है, वो रिसीव करनी कम कर देगा उस चीज़ को। तो फिर रह जाएगा हमेशा कि 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट पोल्स। ठीक है। दूसरा, दूसरी इस चीज़ को देखो सर, यहाँ पर हम इस 10 टाइम्स को देख रहे हैं तो इसको भी देख लो, 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। कि इंफ्रारेड सिर्फ 2/3 ऑफ इंसोलेशन हो सकती है। ठीक है। ये वाला पार्ट ये बिल्कुल उस चीज़ का पार्ट है कि हमें एक नॉर्मल सी चीज़ पता है जो पढ़ रखे, तुम उसको नेग्लेक्ट भी तो नहीं कर सकते ना। मैंने बिल्कुल तो ये नहीं कह रहा ना कि तुम जो नॉलेज वाले पार्ट से हो रहा है तो उसको साइड में होने दो थोड़ा सा। ठीक है। अब इस वाली स्टेटमेंट को देखो, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड। छोड़ दिया उसने, वेग छोड़ दिया इस चीज़ को, कुछ भी मेंशन करा इस चीज़ के बारे में। अब रूल सुन लो। अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर इफ देर इज अ वेग स्टेटमेंट जिसमें कुछ भी अच्छे से वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, ठीक है, चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। मतलब वो खुद से ही चीज़ों को नहीं बता रहा, क्योंकि उसको पता है चीज़ें बदल सकती हैं विद टाइम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे उसने मेजरली लिखा? हाँ मेजरली सर। लिखा है? नहीं लिखा। अगर वो मेजरली लिख देता ना, मेजरली का मतलब 50% अबव हो जाता है।
50% प्लस हो जाता है। इस लेवल की लैंग्वेज पे मैं तुम्हें ध्यान देने की कह रहा हूं। इस पूरे सेंटेंस में इस पे ध्यान देना था। अच्छा, लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में पढ़ा था। उसके अलावा गैसेस होती हैं और वाटर वेपर होते हैं। बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की पहली 3 लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर। फिर दूसरा ये प्रूव भी कर रहा है कि वाटर वेपर विच आर लार्जली कंसेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात कह रहा है। लोअर एटमॉस्फेयर वाला ही उसको क्या करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा। इन नंबर्स पे, ऐसे नंबर्स पे ध्यान देना है। जहां पर चीजें हाईली स्पेसिफिक हो जाएंगी उस पर ध्यान देना है, वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। जहां पर वेग और नॉट स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तुमने कभी, सर हम कर क्या रहे हैं ये, मतलब ये मतलब हाउ इज दिस सिस्टम बेस्ड, हाउ इज दिस सिस्टम बेस्ड। तुम्हारे घर में, रिलेटिव्स में, आसपास के दोस्तों में तुमने वो लोग देखे होंगे, इस लाइन को प्लीज ध्यान से सुनना। तुमने वो लोग देखे होंगे, अगर वो झूठ बोल देंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पकड़ लोगे उनकी बात को। और कोई बाहर का आके बोल देगा तो उसको कैचअप कर सकते हो इजीली, बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन, ठीक है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज के साथ इतना समय बिताओ कि अगर यूपीएससी ने कोई बात बोली ना और तुम इस बात के, तुम उसके ना बोलने के ढंग से ही, जस्ट बाय द वे कि वो क्या बात बोल रहा है ना, तुम ये बता सकते हो कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये है, इस चीज के ऊपर है पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड। और तुम ये बात जानते हो कि जो तुम किसी इंसान को जब ऐसे पता लगाते हो कि नहीं ये इंसान तो झूठ बोल रहा है, विदाउट नोइंग कि वो झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, तुम्हारा क्या इंट्यूशन बोलता है इस चीज में, तुम्हारी कॉमन सेंस बोलती है, तुम्हारी सिक्स सेंस कहती है यार ये इंसान है ना झूठ बोल रहा है, इसका चेहरा बता रहा है ये वाली चीज, बिकॉज यू नो दैट पर्सन। एंड वंस यू नो यूपीएससी, तुम्हें पता लग जाएगा कि हरामखोर किस किस चीज में गलती कर रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू नो दैट दोज थिंग्स। और मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी यूपीएससी को वेग स्पेसिफिक बोल रहा है ना, मतलब वो लगभग ठीक ही कह रहा है। बात को है ना गोल गोल से रखेगा, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताएगा उस चीज में। गेटिंग माई पॉइंट। ये फिलोसफी जिस दिन दिमाग में बैठ गई ना, पेपर से पहली बात तो दो काम होने वाले हैं। पहली बात तो जो तुम्हारा फियर है ना वो खत्म हो जाएगा। सोच के देखो, तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आता है, तुमको पता उसकी क्या चाल है, क्या वो सोचता है, कैसे वो बोलता है, एक एक चीज, तुम उससे घबराना छोड़ दोगे। बिकॉज यू नो दैट पर्सन। इफ यू नो द एनिमी, यू आर नॉट फियरफुल ऑफ इट। सिंपल है ना। तुम्हें एनिमी के बारे में पता है, तुम उससे फियर नहीं करोगे। दूसरा, तुम पूरे के पूरे नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं हो और कुछ एक दो चीज नहीं भी आती तो तुम स्ट्रेस नहीं लोगे वहां पर, तुम्हारे हाथ पैर फूलेंगे नहीं। ये ऑप्शंस आए थे, बिल्कुल लोग ही हो गए थे कि यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। जब तुम्हें सामने एनिमी का पता है गूगली फेंकेगा, और पहली बॉल इसने गूगली फेंक दी, हाउ डज इट मैटर से काम। और ऐसा तो ना कि पूरा और गूगली फेंक सकता है, एक दो तो बॉल आएंगी, उसी में मारेंगे शॉट अच्छा सा। 63। सही जा रहे हो, करते रहो बस। सर कैरेक्टर पे आंसर को, हम्म। सर कैरेक्टर पे आंसर को करना है पहले। हाँ, अरे वाह। नहीं नहीं, इस वाले में तो दूर से ही पता चल जाएगा क्या करना है। आई एम थिंकिंग कि वो इसको कब बदलेंगे। क्या लगता है। पर तो ठीक दोनों ठीक ही से सही लग लग रहे हैं। सेकंड इज द करेक्ट सर एक्सप्लेनेशन सर पहली पॉइंट। स्टेटमेंट में, हाँ नदीम, पहली स्टेटमेंट में। सर मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुए जहाँ सर बारिश बहुत ज्यादा होती है, राइट? हाँ वही होती है।
तो सर उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे रहेंगे? वो तो सर उसको अपने साथ ही मतलब पानी ले जाएगा। अरे वाह, सर लीचिंग होगी ना वहाँ। मुझे लगा कि नदीम के कंसेप्ट क्लियर नहीं है शुरुआत में, पर नदीम के तो मोर देन एक्चुअल कंसेप्ट क्लियर है। High temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। ठीक है, समझ में आता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा डिकम्पोज होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर में हाई मॉइस्चर में ज़्यादा काम करते हैं। यस और नो? करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमको ये स्टेटमेंट पता लगे कि मान लो जब तुमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, एकदम तो पहले उस पर एकदम से मत भागा करो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट्स कि मैं इसी को ठीक कर दूं। अब इसका वो बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो तुमने स्टेटमेंट 1 पढ़ी और तुमने सोचा कि ठीक है ओके आते हैं इस पे, ये बात बोल दिया करो अपने मन को कि ठीक है ओके आते हैं इस पे। ओके आते हैं इसका मतलब क्या है कि जो बाकी की जो स्टेटमेंट्स है ना, वहाँ स्कोप है ठीक करने की। लेकिन हम क्या करते हैं कई बार, वेन एवर वी आर रीडिंग द स्टेटमेंट ना, हम पहले को ही ऐसा मान लेते हैं कि नहीं ये तो ठीक होगी ही होगी। ठीक है, बाकियों के चांसेस गिरा देता है माइंड, फिर रीजन ढूंढना शुरू कर देगा अपनी जो उसने बात बोली है ना उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है आते हैं इस पे। सेकंड स्टेटमेंट सीम्स ओके कि ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे वर्क इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड दे वर्क इन हाई मॉइस्चर एरियाज। ठीक है, इसलिए वो डिकम्पोज भी कर पाएंगे। फर्स्ट वन, द सोयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वैसे है तो बिल्कुल कैटेगरी कौन सी है, इजी है, दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं दैट दे आर नॉट सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन विच इज गोइंग ऑन, द न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे बेसिकली। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इससे हम सिर्फ ये चीज सीख सकते हैं जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट होते हैं ना उसको बस ये बोल के निकल लो आगे कि ओके आते हैं इस पे। बिकॉज हम ऐसा तो नहीं कि किसी भी स्टेटमेंट से शुरू कर कर सकते हैं, तुम हमेशा शुरू तो ABCD से करोगे, बट ये बोल के आगे निकला करो कि ठीक है आते हैं वापस आते हैं। तो यू हैव अ स्कोप इनसाइड योर माइंड कि मैं इस चीज को कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। 64। क्या होगा इसका? सर स्पेसिफिक हीट मतलब सर? स्पेसिफिक हीट? यस सर सर। स्पेसिफिक हीट सर इज इसका मतलब? एक, हाँ बोलो एक एक करके बोलो। सर स्पेसिफिक हीट वो होती है मतलब जैसे वाटर है और सरफेस है, तो जो जल्दी हीट हो जाता है और दूसरे की कंपैरिजन में, और वो उसका वो जो हीट है वो लंबे टाइम तक रहती है शायद ऐसा कुछ है। भाई बाकी ट्राई करना अगर चाहोगे स्पेसिफिक हीट पे। तो सर जो स्टेटमेंट सेकंड है, तो उसमें सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। हम्म। सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ज्यादा होगी तभी तो एयर राइज करेगी, उसके बाद ही सर लैंड पे रेनफॉल हो पाएगी। तो सर शायद से स्टेटमेंट सेकंड सही होना चाहिए। आता हूँ नदीम, तुम्हारे पॉइंट पे भी आता हूँ। स्पेसिफिक है ना तुम्हारा क्वेश्चन? जी सर। हम्म, कि स्पेसिफिक हीट अगर ये बता दिया कि स्पेसिफिक हीट है क्या, फिर तो सोल हो जाएगा। उस सर पे भी इतना तो सोच। पता है कि लैंड जल्दी मतलब हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर। चलो, एक एक जो मुझे चीज ठीक लगी वो ये है कि आपको कितनी नॉलेज है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप अपने उन बेसिक्स को सामने लेकर आ रहे हो कि हमें क्या पता है इस चीज के रिगार्डिंग, अदर देन जस्ट गोइंग विद द क्वेश्चन, यू आर हैंडलिंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन साइड। समझो इस चीज को तुम, कि तुम ये पहले सोच रहे हो कि यार लैंड हीट्स अप फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर। तुम्हें पता है, ठीक है, कि लैंड जल्दी गर्म हो सकता है और जल्दी लैंड ठंडा हो सकता है। ठीक है, ओके,
ये पता है। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को एक बार देखो कि फर्स्ट वाला क्या कहता है तुम्हें इसमें। अरे चलो, मतलब इतना क्या सर सोच रहे हो टेम्परेचर वही है ना ऐसा। सर। कॉन्ट्रास्ट विंटर में ज्यादा होगा समर से। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हो? टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर होगा और जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा, उन दोनों में डिफरेंस है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। करेक्ट है ना सर। समर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा या कम होगा, किस में? तो समर ही लेके चलेंगे आगे। समर लेकर चलेंगे आगे। समर ही मतलब सही सर लग रहा है सर। विंटर में ज्यादा होता है। कैसे? वो ये पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में, बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। I think you are still not getting what the question is trying to say now. हाँ प्रशांत, ट्राई करो इसको। सर सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सर मुझे पता था कि जनरल स्टेटमेंट है कि सर वाटर का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो ठीक सर है, उसके हिसाब फर्स्ट से फर्स्ट वाली पे आ जाते हैं। अगर सेकंड वाला अगर नॉलेज के थ्रू कर रहे हो तो तुम इस चीज को, यस सर। फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं फिर इस अकॉर्डिंग तो। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? सर फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। हम्म। सर वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ। नहीं नहीं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला नहीं आएगा। सर ऐसा हो सकता है जैसे ग्रेविटी वाला इफेक्ट लग सकता है। सर अगर समर में वहां पे लैंड पे कॉन्टिनेंट्स पे अगर ज्यादा होगा तो सर वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा लो प्रेशर की जगह पे। नहीं, डीप, मतलब दिशा ही चेंज होगी। ठीक है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं विदाउट टेकिंग मच स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एक ये प्रशांत ने इस चीज़ को बोला दैट ही नोज अबाउट द स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट, अगर जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि ये पता होगा तो ये तो क्वेश्चन ही निकल जाएगा। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होती है कि मान लो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। नदीम सुनिए ध्यान से, आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है, मान लो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इट इज़ हैविंग 24 डिग्री सेल्सियस विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो 24 डिग्री सेल्सियस है। अब इस वाटर का हमें 1 डिग्री और टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस बनाना है। इस 25 बनाने के लिए हमको क्या इसको हीट करना पड़ेगा, यस और नो? करना यस पड़ेगा। सर। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर का जब हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। आई बात समझ में? कि मान लो हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, हम इसको हीट अप करेंगे। अच्छा, हमने लैंड का एक पार्ट ले लिया, तो हम यहाँ पर किस दो चीज़ों की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड सरफेस। ठीक है,
वाटर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, लैंड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। वाटर को ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम 21 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ी सी हीट में ही लैंड 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा हुई? वाटर की। वाटर की। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर जो थिंग हमारे पास है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वाटर की ज्यादा होती है, ये हमेशा याद रखना। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस। जैसे ही हमको ये बात मान लो पता है, अब नॉलेज से ही वाले वाले पार्ट पे आ गए, तुम्हारा ये वाला हट जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, अब नाउ वी आर लेफ्ट विद ए बी एंड डी। फर्स्ट वाले में अब फर्स्ट वाला क्या है, अब मान लो अगर क्वेश्चन तुम्हारा, अब पहले तो लर्निंग देख लेते हैं यार, मैं आंसर की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। पहले लर्निंग देख लेते हैं। लर्निंग ये है कि अगर क्वेश्चन क्या बोलते हैं इस चीज को, ऐसे मिक्सअप हो जाए, अगर क्वेश्चन मिक्सअप हो जाए, लीव एंड मूव, लीव एंड मूव। अगर क्वेश्चन अगर मिक्सअप हो गया बाई चांस, तो यू विल हैव टू लीव इट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये बात याद रखनी है तुम्हें मेरी। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें उलझते जाओगे तुम, इसमें और ध्यान लगाओगे, नहीं मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये इजी सा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं, इट इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए, दोबारा आना और इसको अलग से स्टार मार्क करके छोड़ के जाना। बिकॉज जिस क्वेश्चन ने तुम्हें मिक्सअप करा है ना, वो जनरली इजी होगा, बट तुम कंफ्यूज हो गए हो, तुम्हारी कंफ्यूजन ने उसको डिफिकल्ट बनाया। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन इजी रहेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो इफ अभी जैसे इस क्वेश्चन में तुमने देखा यू वर गेटिंग अ मिक्स्ड अप, तो इसका बस यही था, लीव एंड मूव फॉरवर्ड। और माननी है ये बातें तुम, है ना, मतलब इसमें ये मत करना कि ठीक है दैट विल वी स्टिल गोइंग बाय आवर ओन वे। थोड़ी थोड़ी सी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, बस तुम इसमें ये मत करना। बिकॉज व्हाट वी हैव टू लुक एट, वी हैव टू लुक एट द वॉर, वी डोंट हैव टू लुक एट द बैटल्स। एक दो बैटल हार भी जाओगे ना यूपीएससी के थ्रू, तो कोई ज्यादा तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पे ध्यान देते रहना। बाकी दोनों के दोनों एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देन क्या टाइम होगा, एक थ्री, ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। बताओ इसका। अरे यार ये फिर से स्टैटिक और आ गया, कोई बात नहीं, चलो। आंसर सम ऑफ यू। They're both 1 and 2. In seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. Yes, primary waves पहले आते हैं, secondary बाद में आती हैं। In P waves, the individual particles vibrate to and fro. ठीक है, ये वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल को ध्यान से देख लो भाई, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, और ये डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है। मतलब वेव यहाँ से जनरेट हुई है और वेव यहाँ पर जाएगी, और पार्टिकल भी ऐसे ही वेब वाइब्रेट करेगा। यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे करेगा, यहाँ वाला ऐसे वाइब्रेट करेगा। साउंड भी ऐसे ही वाइब्रेट करता है, याद रखना, साउंड वाइब्रेट्स लाइक पी वेव्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वेयर एज इन एस वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। बिल्कुल ठीक है, पार्टिकल्स एस वेव्स में ऐसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव, वेव को ऐसे जाना है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं बिल्कुल, ये दोनों तीनों एनसीईआरटी के एक साथ ही डाल दी उसने। मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले एक अच्छा सा आ जाए ना। आज चलो आ ही गए, चलो मनी लास्ट है ओके, चलो जनवन की चिंता होगी, आंसर राइटिंग कब शुरू होगी? हम्म, अरे अपने अपने काम में लग गए क्या मुझे यहाँ बैठाकर? सर पहले करेक्ट देखना है। सर करेक्ट है। ठीक है, सर्कल कर सर तीनों ही गलत है। रेफरेंस तीनों टू ही सारे में सर नन है। कोल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, तो क्या हो सकता है फिर इसका?
नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कि बिल्कुल सी वाटर की एक भी बूंद एंटर नहीं होगी कोल बेस्ड में। ऐसे सर सोचना है हार्ड एक्सट्रीम कर, तुम इसको मजाक में मत सोचो, मैं ऐसे ही सोचा जाता है कि एक भी बूंद एंटर नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। क्या पता बन गया हो उस एरिया को डेवलप करने के लिए, या बनने के बाद वो एरिया वाटर स्ट्रेस्ड हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, बिल्कुल मिल सकता है। सरकार क्या क्या ही काम करेगी। अब हर स्टेटमेंट के बाद जो मैंने स्टेटमेंट्स बोली है ना, उन स्टेटमेंट्स को बोला करो, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा, तो फिर ये सारे ठीक हो जाएंगे। क्या सारी गलत हो जाएंगे? सारे गलत हो जाएंगे। हाँ, तो फिर हम नर्स सिक्स, हाँ डी। तो चलो, चलो बाद में आते हैं, ऐसे तो हम पूरे को कर देंगे।